नमस्कार। सीधे आज के विषय पर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को हम अक्सर सिर्फ हवा का एक शांत आवरण मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये एक विशाल, कभी ना रुकने वाली मशीन है। एक ऐसा वायुमंडलीय इंजन जो लगातार पृथ्वी की गर्मी को बैलेंस करने में जुटा हुआ है। तो चलिए इस मशीन के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं। आज हम एक माइक्रो लेवल से शुरुआत करके मैक्रो लेवल तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हवा के वजन की, फिर उन ताकतों की जो हवा को चलाती हैं। इसके बाद पूरे ग्लोब पर हवा का सर्कुलेशन, फिर वायु राशियां और वाताग्र, और आखिर में सबसे भयंकर चीज चक्रवात और तूफान। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो एक बिल्कुल अदृश्य कॉन्सेप्ट है, हवा का वजन। अब इसे इग्नोर करना बहुत आसान है क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर दिन हमारे शरीर पर हवा का कितना भारी दबाव पड़ता है? सच में कितना वजन है इस हवा का? अगर हम समुद्र तल यानी सी लेवल पर देखें तो ये औसत वायुमंडलीय दबाव 1013.2 मिलीबार होता है। असल में होता क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हवा को अपनी तरफ खींचता है, जिससे सतह के पास की हवा बहुत घनी हो जाती है और इसीलिए यहीं पर दबाव सबसे ज्यादा होता है। ऊंचाइयों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का दबाव और तापमान दोनों कितनी तेजी से गिरते हैं। निचले वायुमंडल में हर 10 मीटर की ऊंचाई पर दबाव लगभग 1 मिलीबार कम हो जाता है। सोचिए, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते दबाव सिर्फ 265 मिलीबार रह जाता है और तापमान -50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। ऊर्ध्वाधर दबाव का ये अंतर ही हमारे वायुमंडल की पूरी बनावट तय करता है। हवा का वजन तो हमने समझ लिया, लेकिन इस भारी हवा को गति कौन देता है? चलिए उन ताकतों को देखते हैं जो हवा को चलाती हैं। क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, जिसे हम पवन या विंड कहते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बल काम करते हैं। दाब प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हवा को चलाता है। घर्षण बल या फ्रिक्शन उसकी स्पीड को सतह के पास थोड़ा धीमा कर देता है। लेकिन जो तीसरा बल है ना, वो सच में बहुत ही अनोखा है, और वो है कोरियोलिस बल। देखिए, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, तो हवा एकदम सीधे रास्ते पर नहीं चल पाती। पृथ्वी के घूमने की वजह से हवा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बिल्कुल लंबवत काम करता है। मजे की बात यह है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर यह बल 0 होता है। इसीलिए वहां हवाएं बिना घूमे सीधे लो प्रेशर को भर देती हैं, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन ही नहीं सकते। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक ग्लोबल नजरिया अपनाते हैं। देखते हैं कि ये सभी बल पूरी पृथ्वी के स्तर पर कैसे काम करते हैं। जनवरी के महीने में समुद्र तल के दबाव के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के पास एक लो प्रेशर एरिया दिखता है, जिसे इक्वेटोरियल लो कहते हैं, और उसके ऊपर और नीचे 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के पास उपोष्णकटिबंधीय उच्च यानी हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं। हवाएं इन्हीं हाई प्रेशर वाले इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बहने लगती हैं। लेकिन रुकिए, ये सिस्टम कोई परमानेंट फिक्सचर नहीं है। अगर हम जुलाई के महीने के हालात से इसकी तुलना करें तो साफ दिखता है कि सूरज की आभासी गति के साथ साथ ये विशाल प्रेशर बेल्ट्स भी अपनी जगह से खिसक गए हैं। मतलब हमारा ये वायुमंडलीय इंजन मौसम के हिसाब से खुद को लगातार एडजस्ट करता रहता है। इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स की वजह से हमारे वायुमंडल में सर्कुलेशन के 3 बहुत बड़े सेल बनते हैं, हैडली, फेरल और पोलर सेल। इसे एक ग्लोबल हीट ट्रांसफर सिस्टम मान लीजिए। यही वो मुख्य तरीका है जिससे हमारी पृथ्वी निचले अक्षांशों की एक्स्ट्रा गर्मी को ध्रुवों की तरफ भेजती है, ताकि पूरी पृथ्वी का तापमान बैलेंस में रहे। अब तक हमने ग्लोबल सिस्टम्स की बात की, लेकिन जब इस विशाल वायुमंडलीय इंजन के अलग अलग हिस्से आपस में टकराते हैं तब क्या होता है, आइए देखते हैं।
बड़े ग्लोबल सिस्टम्स तो अपनी जगह है, लेकिन लोकल टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ही उदाहरण ले लीजिए। दिन में जमीन तेजी से गर्म होती है, तो हवा समुद्र से जमीन की तरफ भागती है, और रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो हवा उल्टी दिशा में यानी जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोकल चीजें ग्लोबल हवाओं पर भारी पड़ सकती है। खैर, जब विशाल और अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में टकराती हैं, तो वो एक दूसरे में आसानी से मिक्स नहीं होती। उनके बीच एक बाउंड्री बन जाती है, जिसे वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। इन्हीं बाउंड्रीज पर अचानक से तापमान बदलता है, घने बादल बनते हैं और बारिश होती है। मिडिल लैटिट्यूड्स में मौसम के अचानक बिगड़ने के पीछे असल में यही फ्रंट्स जिम्मेदार होते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज की चर्चा के सबसे रोमांचक और आखिरी हिस्से पर, इस वायुमंडलीय इंजन का सबसे चरम और खतरनाक रूप, चक्रवात और भयंकर तूफान। चक्रवात मेनली 2 तरह के होते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवातों में साफ तौर पर फ्रंट्स होते हैं और ये जमीन या समुद्र कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरी तरह अलग होते हैं। इनमें कोई फ्रंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के ऊपर जन्म लेते हैं और तबाही मचाने में इनका कोई सानी नहीं है। हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे ही कहीं भी नहीं बन जाते। एक भयंकर तूफान पैदा होने के लिए 5 चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। पहला, समुद्र का पानी कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की थी, कोरियोलिस बल का होना मस्ट है ताकि हवाएं गोल घूम सकें। इसके अलावा वर्टिकल हवा की गति में बहुत मामूली बदलाव, पहले से मौजूद एक कमजोर लो प्रेशर एरिया और ऊपरी विचलन यानी अपर डाइवर्जेंस का होना भी जरूरी है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार करते हैं। चलिए एक बार इस चक्रवात के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में आई या आंख होती है। ये वो जगह है जहां बिल्कुल शांति होती है और हवा धीरे धीरे नीचे बैठ रही होती है। लेकिन ठीक इसके बाहर आई वॉल होती है। यहीं पर हवा पागलों की तरह सर्पिलाकार रूप में ऊपर उठती है। भयंकर मूसलाधार बारिश और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं इसी हिस्से में होती हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े तूफान को ताकत कहाँ से मिलती है? उसका असली ईंधन है समुद्र की नमी और कंडेंसेशन यानी संघनन से निकलने वाली ऊर्जा। जैसे ही ये चक्रवात जमीन से टकराता है, जिसे हम लैंडफॉल कहते हैं, समुद्र से इसका कनेक्शन कट जाता है। इंजन का ईंधन खत्म और तूफान धीरे धीरे दम तोड़ देता है। ये विचार इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समेट देता है। ये विनाशकारी तूफान प्रकृति का कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पृथ्वी का अपने हीट इंजन को बैलेंस करने का एक तरीका है। वायुमंडल की एक्स्ट्रा गर्मी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और एक बार वो गर्मी बाहर निकल गई तो हमारा बेचैन वायुमंडल वापस अपनी शांत और स्थिर अवस्था में लौट आता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हवा के उस अदृश्य वजन से लेकर इन विनाशकारी चक्रवातों तक सब कुछ एक ही विशाल मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे महासागर और वातावरण लगातार और ज्यादा गर्म हो रहे हैं। तो ऊर्जा को बैलेंस करने वाला ये वायुमंडलीय इंजन भविष्य में खुद को कैसे ढालेगा? क्या आने वाले समय में इसके तूफान और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगे? आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।